लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन ने अपने संपादकीय में ब्रिटेन की राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही को लेकर लेबर पार्टी की कमजोर कोशिशों पर गहरी निराशा जताई है। अखबार याद दिलाता है कि जब 1 साल पहले लेबर पार्टी सत्ता में आई थी और कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार चुकी थी, तब एक बड़ा मौका था। जनता ने बदलाव और साफ सुथरी राजनीति के लिए जनादेश दिया था। लेकिन उस वक्त जो पब्लिक लाइफ में रीसेट की बात की गई थी, वो अब केवल कागजों में सिमट गई है। संपादकीय में कहा गया है कि सरकार ने जिस एथिक्स और इंटेग्रिटी कमीशन की बात की थी, उसे तुरंत और प्रभावी ढंग से शुरू करना चाहिए था, ताकि जनता को भरोसा मिलता ये सरकार वाकई पुराने गड़बड़ झाले को सुधारना चाहती है। लेकिन इसकी घोषणा भी संसद की छुट्टियों से पहले एक ऐसे समय में की गई, तब ज्यादातर सांसद ध्यान नहीं देते। इससे ये संकेत गया कि ये सुधार सिर्फ दिखावे भर का है। लेख कहता है कमीशन की संरचना तो ठीक है, पुरानी संस्थाओं को मिलाकर एक नया निगरानी ढांचा बनाया गया है, लेकिन असली दिक्कत ये है कि इसे मजबूती देने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं रखा गया। यानी जो मंत्री या अधिकारी नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये अभी भी साफ नहीं है। सजा का डर ना हो तो सुधार बेमानी हो जाता है। द गार्जियन का असली संदेश ये है कि राजनीति को साफ सुथरा बनाना कोई ऐच्छिक बात नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। जो जनता का भरोसा टूट चुका है, उसे सिर्फ ढांचे नहीं, बल्कि ईमानदार और सख्त इच्छा शक्ति से ही बहाल किया जा सकता है। लेकिन लेबर पार्टी ने इस सुनहरे मौके को भी गवा दिया। संपादकीय हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या राजनीति में नैतिक सुधारों की बात केवल चुनावी नारों तक सीमित रह जाएगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख दरअसल एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अमेरिका में सत्ता के डर से मीडिया का झुकना और आलोचना करने वालों का चुप कराए जाना। लेख की शुरुआत मजाकिया अंदाज में होती है, जहां ट्रंप पर साउथ पार्क जैसे शो में तीखा व्यंग्य किया गया, उन्हें छोटा दिखाया गया, उनकी हरकतों का मजाक उड़ाया गया। लेकिन लेख का असली फोकस ये है कि ट्रंप जैसे नेताओं की आलोचना करना अब आसान नहीं रह गया है। जब कोई भी कलाकार, कॉमेडियन या पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है, तो सत्ता उसे किसी न किसी तरह से निशाना बनाती है। लेख ये दिखाता है कि अमेरिका का मशहूर चैनल सीबीएस ने सिर्फ इसलिए एक बड़ा समझौता कर लिया ताकि वो ट्रंप को नाराज न करे और सरकारी मंजूरियों में कोई रुकावट न आए। लेख साफ कहता है ये एक तरह की घूस है, सत्ता को खुश करने के लिए अपनी आजादी और नैतिकता बेच देना। लेख बताता है कि पहले जमाने में दरबारों में विदूषक होते थे, जो राजा को भी सच बोलने की हिम्मत रखते थे। आज के जमाने में ये भूमिका व्यंग्यकार निभाते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि चैनल, कंपनियां और संस्थान डर के मारे सत्ता के सामने झुक रहे हैं और जो सच बोलता है उसे चुप कराने की कोशिश होती है। लेख का असली मकसद हमें ये समझाना है कि अगर मीडिया और संस्थान डर के मारे सत्ता की तरफ झुकते रहे, तो फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, आलोचना, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन साथ ही लेखक उम्मीद भी जताता है कि साउथ पार्क जैसे शो और कॉलबर्ट जैसे लोग अभी भी बोल रहे हैं, और जब तक ये आवाजें जिंदा हैं, तब तक सच भी जिंदा है। द डॉन में प्रकाशित लेख आज के डिजिटल दुनिया में खासकर जैन जी यानी किशोरों और युवाओं पर खबरों की बाढ़ के मानसिक असर को उजागर करता है। लेख ये बताता है कि कैसे हर वक्त चलती रहने वाली भयानक खबरें, युद्ध, हत्याएं, राजनीतिक उथल-पुथल और नफरत की घटनाएं इन युवाओं के दिमाग और भावनाओं पर कितना बोझ डाल रही हैं। वो या तो भावनात्मक रूप से सुन्न हो चुके हैं या फिर लगातार तनाव और बेचैनी से जूझ रहे हैं। लेख की मूल चिंता ये है कि अत्यधिक खबरें अब जागरूकता के ज्यादा थकावट और निराशा फैला रही हैं। सोशल मीडिया पर हर वक्त स्क्रॉल करते हुए दुखद दृश्य देखना, जैसे मरे हुए बच्चों की तस्वीरें या जली हुई लाशें, इन युवाओं के लिए एक आम अनुभव बन चुका है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कुछ युवा अब इन घटनाओं से इतना भावनाहीन हो गए हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि कुछ इतने तनाव में हैं कि पोस्ट करना या किसी मुद्दे में आवाज उठाना ही बंद कर चुके हैं। ये लेख ये भी बताता है कि कैसे संवेदनहीनता कोई बेरुखी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक रक्षा प्रक्रिया है जिससे वह खुद को टूटने से बचाता है।
कुछ लोग इन हालातों को समझने और बदलने के लिए जिम्मेदार भी बनते हैं, लेकिन बहुत से युवा अब ये महसूस करते हैं कि उनकी आवाज का असर नहीं हो रहा, इसलिए वो खुद को अलग कर लेते हैं। लेख एक और अहम पहलू को दिखाता है। ह्यूमर और मीम्स जैसे तरीके भी एक तरह का बचाव हैं। जब युवा युद्ध या त्रासदी को भी मजाक में लेने लगते हैं, तो वो उनके अंदर की असहायता और थकान का ही रूप होता है। लेख का सार ये है कि सूचना की इस बमबारी ने एक पूरी पीढ़ी को मानसिक और भावनात्मक थकावट की स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां वे ना तो पूरी तरह जुड़ पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह खुद को अलग कर पा रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ जागरूकता से नहीं, बल्कि उस जागरूकता को संतुलित, मानवीय और मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने से आएगा। लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में हर खबर के बोझ के नीचे दबकर ही जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, या हमें थोड़ा रुककर, समझकर और संवेदनशील रहकर ही असरदार बनना होगा। मोदी का भारत बनाम इंदिरा का इंडिया द प्रिंट में इसलिए लिखा गया है ताकि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के 11-11 वर्षों के शासन की गहरी और संतुलित तुलना की जा सके। लेखक ने ये तुलना 4 प्रमुख पहलुओं, राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद के आधार पर की है। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे दोनों नेताओं ने अलग अलग परिस्थितियों में सत्ता संभाली। इंदिरा गांधी ने एक बिखरी हुई, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच कमजोर शुरुआत की, जबकि नरेंद्र मोदी ने भारी जन समर्थन और स्थिर आर्थिक माहौल में सत्ता संभाली। राजनीतिक दृष्टिकोण से लेख ये दिखाता है कि दोनों नेता अपने अपने समय में अपार ताकत के साथ शासन करते रहे। इंदिरा गांधी इमरजेंसी जैसी कठोर स्थिति में और नरेंद्र मोदी एक पार्टी संचालित, व्यक्ति केंद्रित शासन के जरिए। दोनों ने संस्थाओं को कमजोर किया और विपक्ष को हाशिए पर डाला, जिससे लोकतंत्र पर असर पड़ा। विदेश नीति में इंदिरा गांधी ने शीत युद्ध के दौर में सीमित विकल्पों में भी चतुराई दिखाई, जबकि मोदी की विदेश नीति शुरुआत में महत्वाकांक्षी थी, पर चीन पाक चुनौतियों ने इसे सीमित कर दिया। आर्थिक मामलों में भी मोदी ने सुधारों की बात जरूर की, लेकिन व्यवहारिक रूप से कई मोर्चों पर उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी वितरणवादी और सरकारी क्षेत्र पर आधारित नीति अपनाई, जिससे निजी क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाए। राष्ट्रवाद के मोर्चे पर दोनों नेताओं ने देशभक्ति की भावना को राजनीतिक ताकत में बदला। इंदिरा गांधी ने 1971 की युद्ध जीत और हरित क्रांति का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी ने हिंदू पहचान और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों का। कुल मिलाकर ये लेख दिखाना चाहता है कि दोनों नेताओं ने अलग रास्तों से सत्ता हासिल की, लेकिन समय के साथ उनकी कार्यशैली, सत्ता पर पकड़ और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर रवैया एक जैसा होता गया। ये लेख लोकतंत्र में शक्ति और उत्तरदायित्व के संतुलन पर गंभीर प्रश्न उठाता है और बताता है कि इतिहास के आईने में किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके शासन में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति से भी किया जाना चाहिए। बीबीसी में प्रकाशित लेख हमारे डिजिटल जीवन की लत और उससे पैदा हो रही सामाजिक और मानसिक समस्याओं की ओर ध्यान खींचता है। लेख का मकसद ये बताना है कि स्मार्टफोन और स्क्रीन पर बिताया गया बेवजह का समय कैसे हमें हमारी असली जिंदगी, रिश्तों और खुद से भी दूर करता जा रहा है। लेख एक आम अनुभव से बात शुरू करता है। जब हमारे पास फोन भी होता है और समय भी, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग ऐसे करते हैं जैसे बिना विकल्प के हो। इस आदत को चुनौती देने के लिए लेख डिजिटल डिटॉक्स का जिक्र करता है, यानी कुछ समय के लिए जानबूझकर फोन से दूरी बनाना, ताकि हम फिर से उन चीजों को महसूस कर सकें जो हमारी असल जिंदगी में मायने रखती हैं। लेख में बताया गया है कि अब डिजिटल डिटॉक्स के लिए कई ऐप्स भी आ गए हैं, जो तय समय तक फोन को बंद कर देते हैं या केवल इमरजेंसी उपयोग की अनुमति देते हैं। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन एक व्यक्ति रोज 6 से 7 घंटे तक स्क्रीन पर बिता रहा है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालता है। मनोवैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये आदत हमें अकेला बना रही है, हमारी बातचीत, संबंध और सहजीवन की समझ को खत्म कर रही है। लेख कुछ निजी अनुभव के जरिए ये भी दिखाता है कि कैसे
डिजिटल डिटॉक्स करने से लोगों ने खुद को, अपने परिवार को और अपने समय को दोबारा खोजा। एक स्कूल टीचर और लेखिका ने अपनी छुट्टियों को फोन से दूर रहकर बच्चों के साथ बिताया और पाया कि ये सबसे सुकून देने वाला अनुभव था। कुल मिलाकर ये लेख हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम सच में तकनीक के गुलाम बन चुके हैं और क्या वक्त आ गया है कि हम अपने समय और ध्यान को फिर से अपने हाथ में लें। लेख सिर्फ एक सलाह नहीं देता, बल्कि हमें उस रास्ते की ओर ले जाता है जहां से हम खुद के और अपनों के साथ एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।